यूनियन यूनिवर्सिटी के कंपटीशन वेन्यू में अचानक आई गड़बड़ी हो, उन छात्रों की गन्स में असली बुलेट्स हों, या फिर टर्नर फैमिली से मिलीभगत और तुम्हारे मैकेनिक को घायल करने का इल्जाम। मैं एक एक बात याद रखूंगा। जैसे ही वो स्कम बाहर निकलेंगे, हम उन्हें एक एक करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। सख्त लहजे में ये कहकर सामने वाले ने कॉल काट दी। हेनरी का चेहरा गुस्से से सुलग उठा। शॉ फैमिली के टॉप लेवल लोग लगभग डायना को जिंदा निगल जाने वाले थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, फौरन डायना को मैसेज भेजो, उसे बोलो दिमाग इस्तेमाल करे और कोई बेवकूफ़ी बंद करे। दूसरे ने सिर हिलाया, नहीं हो पाएगा, सिग्नल अचानक गायब हो गया है, अभी हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऊपर से नीचे तक पूरे शॉ फैमिली ग्रुप के चेहरे राख जैसे फीके पड़ गए। बिना चेतावनी के वो बेवकूफ डायना आगे क्या बवाल करेगी कोई नहीं जानता था। जंगल के अंदर मिरियम के सीधे सवाल सुनकर जेसिका भड़क उठी। थॉमस, मुझे छोड़ दो, आज चाहे मुझे ये आउटफिट ही क्यों न उतारनी पड़े, मैं इन औरतों के सिर कुचल दूंगी। टीम के बाकी दो सोल्जर्स ने बहस सुनी तो उन्हें लगा कोई बड़ा हादसा हो गया है। पेट्रोल एंड की परवाह किए बिना दोनों तुरंत वापस दौड़ आए। थॉमस ने जेसिका को थामे रखा और डायना के ठंडे, घमंडी चेहरे को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कल रात तक हम फिनिश लाइन पर पहुंच जाएंगे। तब आप लोग अपनी सारी नाराज़गी और शिकायतें खुलकर बताइएगा। यूनियन यूनिवर्सिटी आपको आखिर तक अकम्पनी करेगा। मिरियम गुस्से से तीनों को घूर रही थी, उसका दिल बेचैन था। वो फिर चिल्लाने ही वाली थी कि डायना जैसे अचानक होश में आ गई। उसने सिर घुमाकर मिरियम को देखा। इनफ, अगर कुछ कहना है तो बाहर जाकर बात करेंगे। उसका लहजा ऐसा था जैसे यूनियन यूनिवर्सिटी उसकी नज़रों में था ही नहीं। मिरियम मुस्कुराए और डायना का हाथ पकड़ लिया। तुम बड़ी दिलदार हो डायना, अगर मेरी जगह कोई होता तो जो मुझे कई बार छूने की हिम्मत करता उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। डायना ने नज़र उठाकर थॉमस और बाकी लोगों को देखा। मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों को ऑलरेडी डांट दिया है। थॉमस, तुम्हें भी अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। कहते हुए उसने जेसिका को नाखुशी भरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक चमक गई। जेसिका, जिसने कई बार उसका अपमान किया था और सीधे उस पर हमला भी किया था, डायना उसके खिलाफ दिल में जहर पाल चुकी थी। थॉमस ने जेसिका को अपने पीछे कर लिया। उसके होठों पर हल्की सी हंसी आई। मुझे नहीं लगता जेसिका दोषी है या उसे रोके जाने की ज़रूरत है। बस मिस बैरेट, ट्रबल क्रिएट करना बंद कर दें। डायना ने ठंडी हंसी हंसी। क्या, यूनियन यूनिवर्सिटी की तरफ से बोलते हुए तुम ओपनली हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का विरोध कर रहे हो? थॉमस ने अपने चश्मे को ठीक किया और साफ कहा, मिस बैरेट, ब्लंट होने के लिए सॉरी, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से फैसले लेने की क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है। यूनियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट छात्रों की कैर करने के लिए फेमस हैं। अगर आप ज़बरदस्ती जेसिका को फंसाकर स्केपगोट बनाना चाहती हैं, तो मैं अभी यूनियन यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ कह देता हूँ, अपने छात्रों के लिए यूनियन यूनिवर्सिटी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट से दुश्मनी मोल लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। डायना की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। ये बेइज्जती थी या सच पकड़े जाने की झुंझलाहट कह पाना मुश्किल था। तुम मुझे अक्यूज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वो फट पड़ी। थॉमस कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। मिस बैरेट, किसी ने आपको बताया है कमांडर के सामने माइंड गेम्स खेलना कितना रिडिक्युलस होता है? डायना ने चुपचाप अपनी उंगलियां भींच लीं। उसका चेहरा और ज्यादा विकृत होता चला गया। मैं हो या केविन, हमारे सामने अपने ये छोटे मोटे ट्रिक समेट लेना ही बेहतर होगा। और रही मिस टर्नर की बात, थॉमस जैसे किसी दिलचस्प बात को याद कर मुस्कुराया। ब्लंट होने के लिए फॉरगिव मी, लेकिन अगर कुछ स्पेशल रीजंस न होते तो शायद आप उसकी नज़र में आने लायक भी नहीं होती। डायना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो थॉमस को ऐसे घूरने लगी जैसे सामने कोई भूत खड़ा हो। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाकी 3 लोग भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यूनियन यूनिवर्सिटी उनके साथ इतना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में माहौल बिल्कुल उल्टा था। चारों तरफ चीयर्स और कॉन्ग्रेचुलेशंस गूंज रहे थे। यही तो सच है, कमांडर खुलेआम शार्प और रूथलेस होता है। थॉमस और केविन के सामने ये सस्ते ट्रिक्स खेलना खुद की कब्र खोदना है।
आखिरकार थॉमस ने यूनियन यूनिवर्सिटी के लिए गुस्सा निकाल ही दिया। अगर वो पलटकर वार न करता तो क्या ये सच में समझ लेते कि यूनियन यूनिवर्सिटी के छात्र सॉफ्ट हैं। बस उम्मीद है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये 4 लोग सुधर जाएं और हमें ड्रैग न करें। गॉड ब्लेस अस, और वुल्व्स न आएं। लेकिन इस हालत में मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं थॉमस की टीम खत्म न हो जाए। जब डायना और उसकी टीम शांत हुई, थॉमस ने अपने पास खड़े तीनों से पूछा। सबने ठीक से चेक कर लिया। जेसिका ने डायना के सख्त चेहरे को देखा, फिर थोड़ा काम हुई। उसने गन उठाए और बोली, जंगल बहुत बड़ा है, ज्यादा दूर नहीं जा पाए। आसपास चेक किया, कुछ नहीं मिला। बाकी दो ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने सिर खुजलाया। मैं अभी पूरा चेक नहीं कर पाया था। जेसिका की आवाज सुनी तो लगा कुछ हो गया है, इसलिए वापस आ गया। सेम हियर। थॉमस चारों तरफ नजर डाल ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों में डायना और बाकी लोगों के पीछे ऑयली हरी रोशनी चमकी। उसकी नसें तन गईं। वो इंस्टिंक्टिवली डायना और बाकी लोगों को हटने के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन रुक गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ शायद उसने सिर्फ एक डायरेक्शन में वो चमक नहीं देखी थी। थॉमस ने धीमी आवाज में कहा, चारों तरफ फैल जाओ, हाई अलर्ट। बाकी तीनों ने तुरंत गन्स मजबूती से पकड़ी और बिना आवाज किए चारों कोनों की तरफ बढ़ गए। भले ही उन्हें डायना की टीम बिल्कुल पसंद न हो, लेकिन उनका काम उन्हें प्रोटेक्ट करना था। हालात चाहे जैसे भी हों, वो उन औरतों को छोड़कर नहीं जाने वाले थे। दूसरी तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के चारों लोग आखिरकार अपनी एम्बैरसमेंट और गुस्से से बाहर आए। थॉमस की टीम को देखते हुए उनकी नाराजगी और बढ़ती गई। मिरियम गुस्से में बोली, इतनी देर हो गई है और अभी तक खाने को कुछ नहीं मिला। क्या तुम जानबूझकर हमें टारगेट कर रहे हो? उसकी बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे चुप कराने में कोई टाइम या एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इन्वेडर्स सामने आ चुके थे और ऐसे में बेवजह की चीख पुकार सिर्फ ताकत और स्टैमिना ही बर्बाद करती। चारों ने अपनी गन्स कसकर पकड़ी और आसपास की हर हलचल पर नजर गड़ा दी। और इसी बीच खुद को इग्नोर महसूस करती हुई मिरियम गुस्से में उठ खड़ी हुई। मिरियम तेजी से जेसिका की तरफ भागी। तुम सब बहरे हो क्या? हमें भूख लगी है, जल्दी जाकर खाना ढूंढो। कहते कहते उसने हाथ उठाकर जेसिका को धक्का देने की कोशिश भी की, लेकिन अगले ही पल जेसिका का शरीर अचानक सख्त हो गया। दबा दिया। मिरियम का धक्का हवा में रह गया। वो गुस्से से फटने ही वाली थी कि जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक खूनी मुंह दांतों से भरा हुआ सीधा उसकी तरफ झपकता हुआ आ रहा था। वो वहीं की वहीं जड़ हो गई। ठीक उसी पल जब भेड़िया उसे निगलने ही वाला था, एक हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसे आग की तरफ जोर से धकेल दिया। जेसिका बिना पीछे मुड़े भेड़िए के सामने खड़ी रही। यहाँ से निकलो। मिरियम जमीन पर ढेर हो गई। वो कांपती आंखों से उस लड़की को देख रही थी जो नंगे हाथों से भेड़िए का सामना कर रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसी समय बाकी तीनों ने भी आसपास अचानक उभरी भेड़ियों की क्रूर जंगली हरी चमकती आंखें देख लीं। एक पल में चीख पुकार मच गई। थॉमस ने चुपचाप भेड़ियों की गिनती की। जब उसे लगा कि अब भी निकलने का मौका है, तो उसने राहत की सांस ली और ठंडे स्वर में बोला, घेरा छोटा करो, इन्हें पास मत आने दो, ब्रेक थ्रू का मौका ढूंढो। बाकी तीनों ने तुरंत आदेश माना और आग के पास पीछे हट आए। डायना भी शुरुआती घबराहट से जल्दी उबर गई। उसने भेड़ियों के झुंड को देखा जो 4 यूनियन यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने खड़ा था, और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मौका था खुद को बचाने का। मेले में उसे कुछ दिखाने का चांस नहीं मिला था, उल्टा उसने एक हैंडल छोड़ दिया था। लेकिन अगर आज वो इन यूनियन यूनिवर्सिटी के छात्रों को बचा ले, तो यूनियन यूनिवर्सिटी जरूर उसकी एहसानमंद होती। ये सोचते ही डायना अचानक खड़ी हुई। उसने पॉकेट से गन निकाली, भेड़ियों की तरफ एम किया और ट्रिगर दबाने ही वाली थी। थॉमस ने कोने से ये हरकत देख ली। वो तुरंत पलटा। नो लाइव राउंड्स। इसी पल की डिस्ट्रैक्शन में एक भेड़िया अचानक थॉमस पर झपटा, लेकिन किस्मत से जेसिका बीच में कूद पड़ी और उसे रोक लिया। थॉमस ने डायना के हाथ से गन छीन ली। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। हम भेड़ियों को मार नहीं सकते। डायना गुस्से से हंसी। अगर पहले सिर्फ शक था,
तो तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे पूरा यकीन दिला रहा है तुम और सलीना ने मिलकर रिसर्च डिपार्टमेंट के मैकेनिकल इंजीनियर्स को जानबूझकर मरवाने की साजिश रची है। थॉमस ने ब्लैंक बुलेट से झपटते भेड़िए को पीछे धकेला। वो समझाने ही वाला था, लेकिन डायना ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने जोर से थॉमस को धक्का दिया। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। बस कुछ वुल्फ कब्स हैं। यूनियन यूनिवर्सिटी डरती है, लेकिन मैं नहीं। थॉमस एक तरफ ये लाइन संभाल रहा था, दूसरी तरफ बाकी तीनों पर भी नजर रखनी थी। वो पूरी तरह रेडी नहीं था और डायना के धक्के से लगभग भेड़ियों के बीच जा गिरता। जेसिका दौड़कर उसे खींचने आई, लेकिन उसी पल कॉर्नर टूट गया और भेड़िए अंदर घुस आए। बीच में घिरे तीनों मैकेनिक्स डर के मारे लगातार चीखने लगे। बाकी दो स्टूडेंट्स ने हालात बिगड़ते देख जलती मशालें उठाई और भेड़ियों को भगाने लगे। डायना को रोकने का उनके पास वक्त ही नहीं था। डायना घमंड से हंसी, उसकी आंखों में खूंखार चमक थी। उसने अपनी काली गन भेड़ियों पर तानी और ट्रिगर दबा दिया। बैंग! एक भेड़िया दर्द से चिल्लाया और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उस पल चारों यूनियन यूनिवर्सिटी के छात्र और सामने खड़ा भेड़ियों का झुंड दोनों ही अजीब सी खामोशी में डूब गए। चारों छात्र मरे हुए भेड़िए को घूरते रह गए, उनके शरीर जैसे जम गए हों। लेकिन डायना ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। एक भेड़िया मारने के बाद उसका चेहरा और ज्यादा क्रूर हो गया, जैसे अपनी गन स्किल्स दिखाना चाहती हो। उसने गन घुमाए और लगातार कई गोलियां चला दी। अंधेरे जंगल में गोलियों की आवाज और जानवरों की चीखें, हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही पलों में हमला करने वाला पूरा वुल्फ पैक जमीन पर ढेर हो गया। हवा में खून की घिनौनी गंध फैल गई। डायना जैसे किलिंग में पागल हो चुकी थी। जब वो आखिरी बचे भेड़ियों को खत्म करने ही वाली थी, तभी उसने देखा भेड़िए न भाग रहे थे, न ही पागलों की तरह हमला कर रहे थे, बल्कि सबने एक साथ सिर उठाया और लंबी डरावनी आवाज में हुआंकने लगे। अब वो उस खौफनाक आवाज से बाकी तीन मैकेनिक्स डर से कांप उठे। डायना की आंखें सिकुड़ गईं। उसने फिर ट्रिगर दबाया और आखिरी भेड़ियों को भी मार डाला। वो जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर ठंडी हंसी हंसी, गन रखी और चारों यूनियन यूनिवर्सिटी के कैडेट्स को तिरस्कार से देखा। वुल्फ पैक खत्म हो चुका है, अब कोई डेंजर नहीं है। लेकिन उस पल हमेशा शांत रहने वाला थॉमस भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। उसके बोलते ही यूनियन यूनिवर्सिटी के चारों छात्रों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और घृणा थी। जेसिका ने मुट्ठियां भींच लीं। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। तू बेवकूफ है, तू हम सबको मरवा देगी। डायना भड़कने ही वाली थी कि थॉमस अचानक खड़ा हुआ और जेसिका को खींचते हुए चिल्लाया, पेड़ पर चढ़ो। बाकी तीनों को भी होश आया। उन्होंने तुरंत ऐसा पेड़ ढूंढना शुरू किया जहां छिपा जा सके। जेसिका ने जल्दी से एक पेड़ पकड़ लिया। चढ़ते हुए उसने रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाकी तीनों को ठंडी नज़र से देखा। हमारे पास अब आखिरी चांस है, यूनियन यूनिवर्सिटी का एयरक्राफ्ट। अगर हम इंतजार नहीं कर पाए, उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई, तो तुम लोग मरकर उस औरत से अपनी जान का हिसाब मांगना। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाकी तीनों अभी अभी मौत को छू कर लौटे थे। उनका दिमाग सुन्न था। जेसिका की बात सुनकर मिरियम ने रिफ्लेक्स में पूछा, लेकिन डायना ने तो सारे भेड़िए मार दिए। डेंजर कहाँ है? जेसिका ने पलटकर नहीं देखा। अगर वुल्फ पैक के टुकड़े टुकड़े होना है तो नीचे ही खड़े रहो। कहते ही वो पेड़ पर चढ़ गई। चारों यूनियन यूनिवर्सिटी के छात्रों को पेड़ों पर चढ़ते देख रिसर्च इंस्टीट्यूट के तीनों और ज्यादा बेचैन हो गए। मिरियम ने होंठ काटे। डायना, कुछ तो गलत लग रहा है। डायना ने जमीन पर पड़ी भेड़ियों की लाशों को देखा और तिरस्कार से हंसी। इतनी फायर पावर लेकर आए हैं और जानवरों के एक झुंड से भी नहीं निपट सकते। बाकी तीनों ने सोचा और उन्हें भी उसकी बात सही लगने लगी। लेकिन मिरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हमें उनकी बात मानकर पेड़ पर नहीं चढ़ जाना चाहिए? डायना की आंखों में अजीब सा बीमारी जैसा एक्साइटमेंट चमक रहा था। तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन याद रखना, जो अब छिपेगा बाद में डेंजर आया तो मुझसे प्रोटेक्शन की उम्मीद मत करना। रिसर्च इंस्टीट्यूट के तीनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत मिलिट्री एकेडमी के छात्रों की बात मानने का ख्याल छोड़ दिया। आखिरकार
डायना के हाथ में जो गन थी वो उन्हें ज्यादा सेफ लग रही थी, बनाम उन आधे अधूरे बच्चों के जिस पर डायना ने पहला भेड़िया मारा था। पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट सन रह गया था। अब जाकर जब लोगों ने डायना के चेहरे पर वो क्रूर पागलपन भरी मुस्कान देखी तो उन्हें होश आया, ये औरत पूरी बेवकूफ है। बाहर आई तो सबसे पहले मैं इसे मारूंगा, मरना है तो अकेले मरे। थॉमस और बाकी लोगों को क्यों घसीट रही है? वो थॉमस और जेसिका को भी मार डालेगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि सीने में दर्द हो रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यूनियन यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसी घटिया चीजें भेज दी हैं। उसी वक्त जंगल के भीतर सलीना उसी रास्ते से तेजी से वापस आ रही थी जहां से थॉमस और बाकी लोग गए थे। पहली गनशॉट की आवाज गूंजते ही सलीना और बाकी सबके कदम एकदम रुक गए। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही लगातार कई और गोलियां चल गईं। इसके तुरंत बाद जंगल के हर कोने में भेड़ियों की दर्दनाक, गुस्से से भरी और तीखी हुआ गूंज उठी जो दूर दूर तक फैल गई। कुछ और गोलियों की आवाज के बाद पूरा जंगल अचानक ऐसे खामोश हो गया जैसे सब कुछ थम गया हो। लेकिन ये खामोशी सुकून देने वाली नहीं थी। इसके उलट हर किसी को साफ महसूस हो रहा था कि अंधेरे जंगल में इस पल अनगिनत खतरनाक और बदला लेने वाली जिंदगियां जाग चुकी हैं, नफरत और रिवेंज की हवा लिए हुए। हवा में सिहरन घुल गई। केविन ने सिर झुकाया और चांदनी में देखा, उसके बाजुओं के रोए खड़े हो चुके थे। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूर पहाड़ की चोटी से एक लंबी, दर्द और गुस्से से भरी हुआ सुनाई दी। सलीना ने ऊपर देखा। दूर की चट्टान पर विशाल चांदनी के नीचे एक ऊंची, ताकतवर और खूंखार आकृति चांद की तरफ मुंह उठाकर दहाड़ रही थी। वुल्फ किंग, वो अपनी पूरी जाति को पुकार रहा था बदले के लिए। और सच में उस एक दहाड़ के बाद पूरा जंगल हर दिशा से गूंज उठा, भेड़ियों की भयानक, दिल चीर देने वाली आवाजों से। इस पल केविन और बाकी सबके चेहरे बदल चुके थे। सब एक बात समझ गए थे, वे देर कर चुके थे। थॉमस की टीम में से किसी ने पहले ही एक भेड़िए को मार दिया था और अभी जो गनशॉट सुनी गई थी उनसे साफ था, एक नहीं कई भेड़िए मारे गए थे। केविन के हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो गए। उसने गहरी सांस ली और सलीना की ओर मुड़ा। सलीना की गहरी आंखें एक दिशा में जमी थीं, उनमें उथल पुथल थी जिसे कोई और समझ नहीं सकता था। फिर भी वो पूरी तरह शांत थी, ना घबराहट ना डर। अचानक केविन बोला, मिस टर्नर। सलीना ने उसकी तरफ देखा। केविन उसकी आंखों में झांक रहा था। जो बात वो कहना चाहता था वो बदलकर निकल पड़ी। आप क्या सोच रही हैं? सलीना ने फिर से नजर क्लिफ पर खड़े वुल्फ किंग की ओर मोड़ी और बोली, मैं सोच रही हूँ अगर मैं किसी जगह की रूलर होती और कोई मेरी जमीन पर मेरे लोगों का कत्ल करता तो मैं उन्हें तब तक नहीं छोड़ती जब तक उनकी हड्डियां भी धूल न बन जाएं। केविन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, तो मतलब अब पूरा वुल्फ ट्राइब हमारा पीछा करेगा? सब हालात समझ रहे थे, लेकिन जिसने भेड़िए को मारा था, क्या वो ये नहीं समझा? केविन का चेहरा सख्त हो गया। उसने सलीना को गंभीरता से देखा। मिस टर्नर, वुल्फ पैक से सामना हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। अगर सब ठीक रहा तो यूनियन यूनिवर्सिटी का एयरक्राफ्ट करीब 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। ये हमारा आखिरी मौका है, लेकिन चाहे उम्मीद बस एक छोटी सी क्यों न हो, मैं थॉमस और बाकी लोगों को छोड़ नहीं सकता। वुल्फ पैक का पहला निशाना थॉमस की टीम होगी। आपने मैसेकर में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए आपके लिए छिपने की अभी भी गुंजाइश है। तो मैं थॉमस और बाकी लोगों को ढूंढने जाऊंगा। आप और यास्मिन कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाए। जैसे ही एयरक्राफ्ट आए आप तुरंत उसमें चढ़ जाना, आप सेफ रहेंगी। यास्मिन और रिचर्ड ने केविन की तरफ देखा। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसके प्लान का विरोध नहीं किया, बस उसे पलट दिया। यास्मिन ने केविन को देखते हुए कहा, कमांड आपके पास है, लेकिन कॉम्बैट में आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसमें और अपनी जान यूं ही फेंकने में क्या फर्क है? मैं जाऊंगी। यास्मिन ने मुट्ठी उठाए और ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? केविन चुप रह गया। रिचर्ड ने यास्मिन को सलीना के पास खींच लिया और बोला, उधर बुलेट्स चल चुकी हैं, अब किसी और बात की चिंता बेकार है। अब सिर्फ फायर पावर मायने रखता है। तुम दोनों मुझसे बेहतर शूट कर सकते हो। उसने अपनी टोपी ठीक की। तो सबसे सही कैंडिडेट मैं हूँ। यास्मिन ने बी से हंसी निकाली।
एम अच्छा है, लेकिन बुलेट्स हैं। रिचर्ड, सीधा क्रिटिकल हिट, इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या होगी? एक स्नाइपर और बुलेट्स खत्म। रिचर्ड रोने वाला हो गया। हैटी ने उन तीनों नौजवानों को देखा, जो अपने साथियों को बचाने के लिए एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया, सलीना की आस्तीन खींची और धीमे से बोली, सलीना। सलीना जंगल की हर हलचल को महसूस कर रही थी। हैटी की आवाज सुनकर उसने नीचे देखा। क्या हुआ? यास्मिन और बाकी लोगों को बुलेट्स चाहिए। सलीना की ठंडी नजर उनकी तरफ गई। उसने शांति से कहा, मेरे पास बुलेट्स नहीं हैं। यास्मिन और बाकी दोनों उसकी तरफ मुड़े। 1-2 सेकंड की उलझन के बाद उन्हें याद आया, सलीना तो टीम की मैकेनिक थी। इस नाजुक पल में अगर वो बुलेट्स नहीं बना पाए तो उसे जरूर बुरा लग रहा होगा। उसकी प्राइड को ठेस न पहुंचे, इस डर से वे उल्टा उसे दिलासा देने लगे। रिचर्ड बोला, इट्स ओके, मिसेस एंडरसन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से आप इसमें फंसी हैं। केविन ने कहा, ये यूनियन यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों की लापरवाही है। मिस टर्नर, आपको कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं। यास्मिन ने बिना भाव बदले कहा, रियल बुलेट्स इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। ना होना नॉर्मल है। सिर्फ वे ही नहीं, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे ज्यादातर लोग भी सलीना को सपोर्ट कर रहे थे। बुलेट्स ना बना पाना मिस टर्नर की गलती नहीं है। उसने जितना किया वो काफी है। इसमें किसी भी एंगल से मिस टर्नर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये सब डायना की वजह से हुआ है। मिस टर्नर पहले ही बहुत कर चुकी है। डायना चोरी छिपे रियल बुलेट्स लाए, सलीना को मारना चाहती थी और फिर भी सलीना उसे बचाने आए, उसमें कोई कमी नहीं। फॉरेस्ट, केविन और यास्मिन अब भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन जाएगा। सलीना की नज़र रिचर्ड के हाथ में पकड़ी लंबी गन पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक बोली, गन मुझे दो। तीनों बहस में उलझे थे। उसकी आवाज़ सुनते ही सलीना की तरफ मुड़ गए। रिचर्ड ने कहा, मिसेस एंडरसन, देखने में ये गन हल्की लगती है, लेकिन असल में बहुत भारी है। शायद आप संभाल न पाएं। सलीना ने पलक झपकाए, तो क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं? वो एक पल रुकी और शब्द बदले, थोड़ा एडजस्ट कर लूं। रिचर्ड तुरंत गन लेकर पीछे हट गया, सिर जोर जोर से हिलाते हुए। नहीं नहीं, मिसेस एंडरसन, ये गन मैंने ऑसवाल्डो से बहुत मुश्किल से पाई है। मैं इसे जिंदगी भर संभाल कर रखना चाहता हूँ। मैं इसे आपके हाथ में खेलने नहीं दे सकता। जब रिचर्ड की तरफ से बात नहीं बनी तो सलीना की नज़र घूमकर यास्मिन की कमर पर टंगी गन पर जा टिकी। यास्मिन ने चुपचाप गन को पीछे खिसका लिया और एक एक्सप्लेनेशन देने लगी, वो थॉमस और जेसिका को भी मार डालेगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि सीना दर्द करने लगा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यूनियन यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसी घटिया चीज भेज दी है। उसी वक्त जंगल में सलीना उसी रास्ते से तेजी से वापस दौड़ रही थी, जिस रास्ते से थॉमस और बाकी लोग गए थे। पहली गनशॉट गूंजते ही सलीना और उसके साथियों के कदम एकदम थम गए। अभी कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही लगातार कई गोलियों की आवाजें गूंज उठी और फिर भेड़ियों की दिल चीर देने वाली हुआ जो पूरे जंगल में फैल गई। उस आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक खौफनाक तीव्रता थी। कुछ और गनशॉट्स के बाद पूरा जंगल अचानक सन्नाटे में डूब गया, जैसे सब कुछ थम गया हो। लेकिन ये खामोशी सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में अनगिनत खतरनाक और बदले से भरे जीव इसी पल जाग उठे हों। हवा में एक सिहरन भर गई। केविन ने सिर झुकाकर देखा। चांदनी में उसकी बाहों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दूर किसी पहाड़ी की चोटी से एक लंबी, दुख और गुस्से से भरी हुई आंख सुनाई दी। सलीना ने ऊपर देखा। दूर चट्टान पर तेज चांदनी के नीचे एक ऊंची, ताकतवर और क्रूर आकृति चांद की तरफ मुंह करके हुआंक रही थी। वो वुल्फ किंग था। वो अपने पूरे कबीले को पुकार रहा था बदले के लिए। और सच में उस एक आवाज के बाद पूरा जंगल हर दिशा से डरावनी, दिल को चीर देने वाली हुआंकों से गूंज उठा। इस पल केविन और बाकी सबके चेहरे पूरी तरह बदल चुके थे। सब एक बात समझ चुके थे, वे देर कर चुके थे। थॉमस की टीम में से किसी ने पहले ही एक भेड़िया मार दिया था और अभी जो गोलियां चली थीं
उनसे साफ था, एक नहीं, कई मारे जा चुके थे। केविन के हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उसने गहरी सांस ली और सलीना की तरफ देखा। सलीना की निगाहें एक खास दिशा पर टिकी थीं। उसकी गहरी आंखों में ऐसी उथल पुथल थी जिसे कोई और समझ नहीं सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट की एक भी लकीर नहीं थी। अचानक केविन बोला, मिस टर्नर। सलीना ने उसकी तरफ देखा। केविन उसकी आंखों में झांक रहा था। जो बात वो कहना चाहता था वो बदलकर बस ये रह गई। आप क्या सोच रही हैं? सलीना ने फिर से चट्टान पर खड़े वुल्फ किंग की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं सोच रही हूं कि अगर मैं किसी जगह की रूलर होती और कोई मेरी जमीन पर मेरे लोगों का कत्ल करता, तो मैं उसे तब तक लड़ती जब तक उसकी हड्डियां भी राख न बन जाएं। केविन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर अब हमें पूरे वुल्फ ट्राइब का पीछा झेलना होगा। सब हालात समझ रहे थे, लेकिन जिसने भेड़िए मारे उसे ये बात क्यों समझ नहीं आई? केविन ने खुद को संभाला और गंभीरता से सलीना को देखा। मिस टर्नर, हमें वुल्फ पैक से भिड़े 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। अगर सब ठीक रहा तो यूनियन यूनिवर्सिटी का एयरक्राफ्ट करीब 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ये हमारा आखिरी चांस है, लेकिन चाहे उम्मीद की एक छोटी सी किरण ही क्यों न हो, मैं थॉमस और बाकी लोगों को छोड़ नहीं सकता। वुल्फ पैक का पहला निशाना थॉमस की टीम ही होगी। आप मैसेकर में शामिल नहीं थीं, इसलिए आपके पास छिपने की गुंजाइश अभी भी है। तो मैं थॉमस और बाकी लोगों को ढूंढने जाऊंगा। आप और यास्मिन किसी सुरक्षित जगह छिप जाए। जैसे ही एयरक्राफ्ट आए आप तुरंत उसमें चढ़ जाए और सेफ रहिए। यास्मिन और रिचर्ड ने केविन को देखा। हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने उसके प्लान का विरोध नहीं किया, बस उसे पलट दिया। यास्मिन ने केविन की तरफ देखा। कमांड आपके पास है, लेकिन कॉम्बैट में आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसमें और अपनी जान फेंकने में क्या फर्क है? मैं जाऊंगी। यास्मिन ने मुट्ठी उठाए और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? केविन चुप रह गया। रिचर्ड ने यास्मिन को सलीना के पास खींचा और बोला, उधर बुलेट्स चल चुकी हैं। अब किसी और बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सब फायर पावर पर निर्भर है। तुम दोनों मुझसे बेहतर शूट कर सकते हो। रिचर्ड ने अपनी कैप ठीक की। तो साफ है, जाने के लिए सबसे सही कैंडिडेट मैं हूँ। यास्मिन ने ताना मारते हुए कहा, एम अच्छा होगा, लेकिन बुलेट्स हैं। रिचर्ड, क्रिटिकल हिट, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है कि स्नाइपर के पास ऐसे वक्त में बुलेट्स ही न हों। रिचर्ड को रोना आ गया। हैटी ने तीनों युवाओं को देखा जो एक दूसरे से होड़ कर रहे थे अपने साथियों को बचाने के लिए। उसने हाथ उठाया, सलीना की आस्तीन खींची और धीरे से बोली, सलीना। सलीना जंगल की हर हलचल महसूस कर रही थी। उसने सिर झुकाया। क्या हुआ? यास्मिन और बाकी लोगों को बुलेट्स चाहिए। सलीना की ठंडी निगाह उधर गई। वो शांति से बोली, मेरे पास बुलेट्स नहीं हैं। यास्मिन और बाकी दोनों उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़े। 1-2 सेकंड बाद उन्हें याद आया, सलीना तो टीम की मैकेनिक थी। इस हालात में अगर वो बुलेट्स नहीं बना पाए तो उसे जरूर गिल्ट होगा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट न हर्ट हो। इस डर से तीनों ने उल्टा उसे ही कंफर्ट करना शुरू कर दिया। रिचर्ड बोला, कोई बात नहीं मिसेस एंडरसन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की गड़बड़ी है जिसने आपको भी फंसा दिया। केविन ने कहा, ये यूनियन यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों की कलेक्टिव नेग्लिजेंस है। मिस टर्नर, आप पर कोई साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं होना चाहिए। यास्मिन ने बिना भाव बदले कहा, रियल बुलेट्स इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है, न होना नॉर्मल है। सिर्फ ये तीनों ही नहीं, लाइव ब्रॉडकास्ट में बैठे ज्यादातर लोग भी सलीना को कंफर्ट कर रहे थे। बुलेट्स न बना पाना मिस टर्नर की गलती बिल्कुल नहीं है। उन्होंने काफी कुछ किया है। किसी भी एंगल से देखो, इस मामले में मिस टर्नर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। सब डायना की वजह से हुआ है। मिस टर्नर ऑलरेडी परफेक्ट हैं। डायना ने बिना परमिशन रियल बुलेट्स लाई और सलीना को मारना चाहा। सलीना ने फिर भी उसे बचाने के लिए वापसी की। इससे ज्यादा क्या चाहिए? फॉरेस्ट, केविन और यास्मिन अब भी बहस कर रहे थे कि कौन जाएगा। सलीना की नज़र रिचर्ड के हाथ में पकड़ी लॉन्ग गन पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रही,
फिर अचानक बोली, गन मुझे दो। तीनों बहस में डूबे थे। उसकी आवाज़ सुनते ही सब सलीना की तरफ मुड़े। रिचर्ड बोला, मिसेस एंडरसन, इस गन को देखकर धोखा मत खाए। ये दिखने में हल्की है, लेकिन काफ़ी हैवी है, शायद आप संभाल न पाएं। सलीना ने पलक झपकाई। तो क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं? वो पल भर रुकी और थोड़ा पोलाइट होकर बोली, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लूं। रिचर्ड तुरंत गन को पीछे ले गया, सिर जोर जोर से हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं मिसेस एंडरसन, ये गन मुझे ऑसवाल्डो से बड़ी मुश्किल से मिली है। मैं इसे जिंदगी भर संभाल कर रखना चाहता हूँ। मैं आपको इसे खेलने नहीं दे सकता। रिचर्ड की तरफ से रास्ता बंद देख सलीना की निगाह घूमी और यास्मिन की कमर पर टंगी गन पर जा टिकी। यास्मिन ने चुपचाप गन पीछे कर ली और एक्सप्लेनेशन देने ही वाली थी। वे वहां सन खड़े रह गए, जैसे दिमाग एकदम से फ्रीज हो गया हो। हल्की सी स्नैप के साथ सलीना हाथ में वो पकड़े खड़ी हो गई। जमीन पर 6 बारीकी से बने हुए पार्ट्स करीने से पड़े थे। यकीन करना मुश्किल था कि बस कुछ मिनट पहले तक यही सब मिलकर एक पूरा स्नाइपर राइफल थे। सलीना ने सारे टुकड़े उठाए, अपनी हैट ठीक की और बोली, लेट्स गो। तीनों आदमी बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद केविन आखिरकार उस झटके से बाहर आया। उसने सलीना की साइड प्रोफाइल को गौर से देखा और कहा, मिस टर्नर, आपने अभी जो किया वो। सलीना ने होंठ भींचे और उसे अजीब नज़र से देखा। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं मैकेनिक हूँ? केविन, यास्मिन और रिचर्ड ने ध्यान से याद किया और तब उन्हें एहसास हुआ कि इंस्टीट्यूट ने सच में ये बात कही थी। लेकिन सारा फोकस डायना पर था। सलीना के बारे में बस एक ही लाइन थी, द मिशन इज टू प्रोटेक्ट 2 मैकेनिक्स टू द फिनिश लाइन। कोई नाम नहीं, कोई पर्सनल या प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं, बस 3 शब्द, मैकेनिक। तो यूनियन यूनिवर्सिटी को अपनी फ्रस्ट्रेशन चुपचाप निगलनी पड़ी, लेकिन वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि अंदर ही अंदर वो कितने बुरी तरह तिलमिला रहे होंगे। केविन शायद ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। उसने गहरी सांस ली और बोला, मिस टर्नर, जैसी अचीवमेंट्स के बावजूद कैपिटल में हमने कभी उनके मैकेनिक होने की कोई रूमर तक क्यों नहीं सुनी? सलीना आगे चलती रही, वो कंधे पर डाले और लापरवाही से बोली, ओ, उन्हें लगता है मैं डायना जितनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया एक वाज बनाकर सजाने के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस बेहयाई से सिर्फ ये तीनों ही नहीं, बल्कि लिव ब्रॉडकास्ट देख रहे मिलिट्री स्टूडेंट्स भी हिल गए। इतनी स्किल वाले इंसान को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वाज बनाकर भेज देंगे? इंस्टीट्यूट वालों के दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। टर्नर फैमिली को पावर मिलने से रोकने के लिए उसे जानबूझकर छुपाया गया है। इंस्टीट्यूट इतना करप्ट हो चुका है, इतनी टैलेंटेड मैकेनिक को दबाकर रखा गया और उस बेवकूफ़ डायना को हेज कंट्री की नंबर 1 मैकेनिक बना दिया गया। ये देश के इंटरेस्ट से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? इंस्टीट्यूट की हरकतें घिनौनी हैं, सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। करंट अथॉरिटीज़ को ज़रा भी शर्म नहीं है। सलीना की एक कैजुअल सी बात ने रिसर्च इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को रौंद दिया। लाइव स्ट्रीम देख रहे सीनियर रिसर्चर्स गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि उन्होंने सच में यही किया था। 6th डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ठंडी, तीखी नज़रों के नीचे ऊंचे पदों पर बैठे लोग खुद को बेहद शर्मिंदा और अयोग्य महसूस कर रहे थे। सलीना का इंस्टीट्यूट को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था, उसका पूरा ध्यान आने वाले खतरे पर था और उसने सिर्फ पूछे जाने पर सच कहा था। जैसे जैसे वो गनफायर की आवाज़ के करीब पहुंचते गए, हवा में खतरनाक बेचैनी और गहरी होती चली गई। केविन पूरी तरह होश में आया और उसने देखा कि सलीना के साथ हैटी भी है। उसका चेहरा बदल गया, मिस टर्नर, लेकिन सलीना को जैसे पहले ही पता था वो क्या कहने वाला है। उसने शांति से बीच में ही रोक दिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो 4 लोग सिर्फ हमें स्लो करेंगे और तुम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। अगर तुम अकेले गए तो 99% चांस है कि तुम इसी जंगल में हमेशा के लिए फंस जाओगे। मौके पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। केविन ने सलीना की गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा, इसीलिए आपको और मिस रिडल को यहाँ से दूर रहना चाहिए। भेड़ियों का ये रायट थॉमस की टीम के लोगों की वजह से हुआ था। सलीना और हैटी भी इसमें फंस गई थीं। वो अपने साथियों को बचाने का फैसला कर चुका था,
लेकिन सलीना पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मिस टर्नर, यूनियन यूनिवर्सिटी पर आपका कोई कर्ज नहीं है, न टर्नर फैमिली के नाम पर, न देश के नाम पर। हम आपको अपनी जान जोखिम में डालने नहीं दे सकते, खासतौर पर तब जब उन्होंने खुद सलीना की डरावनी मैकेनिकल टैलेंट देख ली थी। अगर वो यहाँ मर गई तो ये पूरे हेज कंट्री के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। सलीना ने उसकी तरफ देखा। मैं यहाँ नहीं मरूंगी। केविन कुछ कहना चाहता था, लेकिन सलीना ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। वो आ रहे हैं। सब लोग फौरन छुप गए और सांस रोक ली। अगले ही पल अंधेरे से विशाल और खूंखार साए निकलते दिखे। भेड़ियों का झुंड एक ही दिशा में पागलों की तरह दौड़ता हुआ। हवा में खून की हल्की सी गंध तैर रही थी। उनकी संख्या देखकर तीनों मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स के चेहरे सख्त हो गए। सलीना की काली, साफ आंखों में अजीब सी ठंडक और शांति चमक रही थी। भेड़ियों के झुंड के गायब होते ही उसने पीछे मुड़कर उन 4 चेहरों को देखा। अब भी उनमें जवान अनुभवहीनता साफ झलक रही थी। ध्यान से सुनो, सलीना बोली। हमारे पास सिर्फ एक मौका है। तीनों के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सलीना ने बो से जमीन पर एक नक्शा बनाना शुरू किया। जो ट्रैप्स मैंने अभी लगाए हैं वो भेड़ियों को मारेंगे नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए उन्हें रोक जरूर देंगे। मैं नॉर्थ साइड से एक ब्रीच खोलूंगी। उस दौरान तुम लोग अंदर घुसकर लोगों को निकाल लेना। हैटी और मैं तुम्हें लगभग 40 सेकंड्स दिला सकते हैं। 40 सेकंड्स के बाद अगर तुम में से कोई बाहर नहीं निकला तो वो भेड़ियों का खाना बन जाएगा। बाहर निकलते ही पीछे मत देखना, बस आगे भागते रहना। कब रुकना है ये सलीना ने नहीं कहा और किसी ने पूछा भी नहीं। रिचर्ड और यास्मिन ने जमीन पर बने रूट को दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश की। केविन ने सलीना के नाजुक लेकिन खूबसूरत चेहरे को देखा और गंभीर स्वर में बोला, मिस टर्नर, हम सफल हो या नहीं, यूनियन यूनिवर्सिटी आप पर कर्जदार रहेगा। भविष्य में टर्नर फैमिली को अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो यूनियन यूनिवर्सिटी कभी पीछे नहीं हटेगा। सलीना सीधी खड़ी हुई और मुस्कुरा दी। मेरे बनाए किसी प्लान ने कभी फेल नहीं किया, सिवाय उसे एक बार के। जंगल में गूंजती भेड़ियों की आवाज सुनते हुए सलीना की आंखों में एक पल के लिए खून सी प्यास चमकी। वो सबसे आगे बढ़ी, सीधे उस खतरनाक केंद्र की ओर। लेट्स गो। उधर डायना और इंस्टीट्यूट के 3 रिसर्चर्स एक पेड़ के नीचे खड़े थे, आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर। जंगल में लगातार गूंजती भेड़ियों की आवाज सुनकर मिरियम ने अपने बाजू कसकर पकड़ लिए। उसके दिल में अजीब सी ठंड उतर आई। डायना, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि कुछ गलत है? डायना ने उसे तिरस्कार से देखा। बस कुछ जानवर हैं, क्या सच में उनसे डर लग रहा है? अगर इस वक्त डायना पेड़ के ऊपर खड़ी होती तो वो देख पाती। चारों तरफ घना भेड़ियों का झुंड जमा हो चुका था। सबसे माहिर शिकारी की तरह चुपचाप धैर्य के साथ अपने शिकार की ओर बढ़ते हुए, उसे बच निकलने का कोई मौका दिए बिना। लेकिन अफसोस, डायना और बाकी लोग ये सब देख नहीं पा रहे थे। अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए डायना पूरे घमंड के साथ वहीं डटी रही। जैसे ही उसे सामने जंगल से आती फुटस्टेप्स सुनाई दी, उसने तिरस्कार भरी हंसी उड़ाई और उसी दिशा में अपनी गन तान दी। जंगल से एक विशाल सफेद भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी और उसकी चाल में ऐसी खौफनाक ताक जो पहले हमला करने वाले भेड़ियों से बिल्कुल अलग थी। डायना चौंक गई। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि तभी पीछे से कुछ आवाज आई। वो सतर्क होकर मुड़ी और पीछे का नजारा देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। घने अंधेरे जंगल से तेल सी चमकती हरी आंखों के अनगिनत जोड़े उभर आए। चारों दिशाओं से भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया था। उनकी नजरें ठंडी, निर्दयी और क्रूर थीं, और वो धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे। मिरियम और बाकी 2 लोग तो डर से जड़ हो चुके थे। मौत की उस भारी निगाह के नीचे उनके शरीर कांप रहे थे, गला इतना सूख गया कि चीख तक नहीं निकल पा रही थी। डायना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका सारा घमंड, सारी कॉन्फिडेंस गायब हो चुकी थी। वो उन भेड़ियों को देख रही थी जो किसी भी पल उस पर झपट सकते थे, और अचानक मुड़कर उस पेड़ की ओर भागी जहां थॉमस और बाकी लोग छुपे थे। आई एम अ मैकेनिक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, यू मस्ट प्रोटेक्ट मी। उसकी फटी फटी आवाज ने मिरियम और बाकी लोगों को झटके में हकीकत में वापस खींच लिया। मौत के सामने तीनों के अंदर अचानक जिंदगी की अजीब सी ताकत फूट पड़ी।
वो पूरी रफ्तार से उस पेड़ की तरफ दौड़े जहां जेसिका और बाकी छुपे थे। सेव मी! पीछे से भेड़ियों की दहाड़ आसमान तक गूंज उठी, जैसे पूरा जंगल उन पर टूट पड़ा हो। किस्मत से चारों मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स ने जिन पेड़ों को चुना था वो बहुत पास थे। जैसे ही डायना और बाकी लोग वहां पहुंचे, ऊपर से पहले से तैयार की हुई रस्सियां नीचे फेंकी गईं। चारों ने जिंदगी की आखिरी उम्मीद पकड़ ली और तेजी से पेड़ पर चढ़ गए। मिरियम सबसे आखिर में ऊपर खींची गई। उसके पैर बस भेड़ियों के जबड़ों में आने ही वाले थे। नीचे भेड़िए दहाड़ रहे थे, ऊपर की तरफ देखते हुए, और इंस्टीट्यूट की तीनों महिलाएं पूरी तरह टूट चुकी थीं। रोने के अलावा उनके पास कोई और रिएक्शन ही नहीं बचा था। डायना हाँफ रही थी। जब थोड़ा डर कम हुआ तो उसने थॉमस की ओर घूर कर देखा, वही जिसने उसे ऊपर खींचा था। तुम्हें पता था कि इतने सारे भेड़िए आएंगे, फिर पहले क्यों नहीं बताया? उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा। थॉमस ने उसे ठंडी नज़र से देखा। क्या मैंने तुम्हें भेड़िए को मारने से मना नहीं किया था? उसकी आंखों में साफ सार्काज़्म था। तुम अपनी काबिलियत पर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। अगर हम पहले बता भी देते कि तुम्हारी हरकत पूरे वुल्फ क्लैन को भड़का देगी, तो क्या तुम मानती? डायना का चेहरा और सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ कह ही नहीं पाई। थॉमस ने नीचे भरे हुए भेड़ियों के झुंड को देखा और जैसे कैजुअली बोला, अब हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जल्दी पहुंच जाए, वरना। उसकी बात ने डायना को याद दिलाया कि जिंदगी खतरे में हो तो बाकी सब बेकार है। उसने तुरंत अपना कम्युनिकेटर निकाला, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर निराशा फैल गई। कम्युनिकेटर में कोई सिग्नल नहीं था। बाहर की दुनिया से संपर्क नामुमकिन था। थॉमस ने उसका हाल देखकर दिल में भारीपन महसूस किया। क्या सच में सिग्नल चला गया? डायना चौंक गई। तुम्हें पता था कि मेरे पास कम्युनिकेटर है? थॉमस ने नज़र फेर ली और ठंडी हंसी हंसी। इतना ऑब्वियस है। मिस बैरक का एटीट्यूड अचानक बदल गया था। मतलब बाहर से किसी ने तुम्हें चोरी छिपे जानकारी दी थी? डायना ने अपने नाखून हथेलियों में गड़ा लिए। चेहरा सख्त हो गया। थॉमस ने कनपटियां दबाते हुए कहा, सिग्नल नहीं है तो हमें वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना होगा। अब डायना को ये परवाह भी नहीं रही कि उसका छुपा कम्युनिकेटर पकड़ा गया है। वो भर्राए आवाज में चिल्लाए, तुम्हारे अलायंस का एयरक्राफ्ट अंदर ही है ना? फिर अब तक हमें बचाने क्यों नहीं आया? थॉमस ने सिर झुका लिया। एयरक्राफ्ट इतने समय से गायब है तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो एयरक्राफ्ट में ही कुछ गड़बड़ है, या लाइव सिग्नल को इंटरफेयर कर दिया गया है। हम बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हम खतरे में हैं, और वो हमारी लोकेशन भी तय नहीं कर पा रहे। और मिस बैरट के कम्युनिकेटर का सिग्नल भी गॉन है, तो दूसरा रीज़न ज़्यादा लाइकली है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि जिस पेड़ पर वो छुपे थे उस पर जोरदार टक्कर लगी। पूरा पेड़ बुरी तरह हिल गया। बाकी 3 मैकेनिक्स डर से चीख पड़े। डायना तो लगभग नीचे गिर ही गई। उसने जल्दी से तना हुआ तना पकड़ लिया और नीचे झांका। उसका चेहरा और ज्यादा सफ़ेद हो गया। भेड़ियों का झुंड पेड़ से टकरा रहा था। उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं था। अपने विशाल शरीरों से वो तने पर जोर जोर से वार कर रहे थे। अगर ये सिलसिला 10 मिनट और चला तो सब नीचे गिर जाएंगे और सीधे भेड़ियों का खाना बन जाएंगे। डायना ने गन कसकर पकड़ी और गुस्से में चिल्लाई, ये दरिंदे पेड़ तोड़ रहे हैं, कोई सल्यूशन जल्दी निकालो। जेसिका ने थॉमस के लिए उसके बदतमीज लहजे को सुना और गुस्से से फट पड़ी। चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इडियट। अगर तुमने उन भेड़ियों को नहीं मारा होता तो पूरा झुंड हमारे पीछे नहीं पड़ता। अगर थॉमस की फिर से डिसरिस्पेक्ट की तो मैं तुम्हें नीचे धक्का दे दूंगी। आखिरकार तुमने ही उनके साथी मारे हैं। हो सकता है अगर हम तुम्हें कल्प्रिट की तरह सौंप दें तो वो तुम्हें नोच डाले और हम बच जाएं। डायना का चेहरा पूरी तरह उड़ गया। थॉमस नीचे की स्थिति को ध्यान से देखने लगा। जितना ज्यादा देखता उतना ही बेचैन होता गया। ये वुल्फ पैक साफ तौर पर ट्रेन्ड हंटर्स था। बीच में अल्फा वुल्फ और उसके चारों ओर अंदर बाहर गार्ड करते हुए भेड़िए। भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। थॉमस की हथेलियां पसीने से भर गईं। सीने में घुटन सी महसूस हो रही थी। तभी अचानक उसने उत्तर की ओर जंगल में एक पेड़ को हल्का सा हिलते देखा। अगर कोई और होता तो उसे बस हवा का झोंका समझ लेता, लेकिन थॉमस के दिल में अजीब सी फीलिंग उठी। न वो पूरी तरह खुश हो पा रहा था, न गुस्सा।
उनके पास बुलेट्स नहीं थी, वेपन्स नहीं थे। अगर वहां कोई आता तो शायद सबकी मौत तय थी। थॉमस ने ध्यान से देखा और सच में उस दिशा में जमीन के करीब रेंगती 3 परछाइयां नजर आईं। केविन ने बिना आवाज किए चुपचाप नॉर्थ की ओर इशारा किया। थॉमस ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीमी आवाज में पूछा, मिस बैरेट, आपके पास कितनी बुलेट्स बची हैं? जिंदगी मौत का मामला था। डायना ने कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं की और सारी असली बुलेट्स आगे बढ़ा दी। थॉमस ने उन्हें चारों मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स में बांट दिया। ध्यान से सुनो, ये पेड़ सिर्फ 1 मिनट और टिक पाएगा। 1 मिनट बाद हम नॉर्थ की ओर रास्ता खोलेंगे। उस वक्त तुम्हें जितनी तेजी से हो सके दौड़ना होगा। जिंदा बचोगे या नहीं, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम कितनी फास्ट भागते हो। डायना ने घबराकर पूछा, अगर बीच में वुल्फ पैक ने हमला कर दिया तो? थॉमस ने उसकी तरफ ठंडी हंसी के साथ देखा। मिस बैरेट, प्लीज यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरह सोचने की कोशिश मत कीजिए। मतलब साफ था, वो लोग पीछे रुकेंगे और उन्हें कवर देंगे। डायना को तसल्ली हो गई। अब लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं था। उसने थैंक यू कहने की भी जहमत नहीं उठाई। वो बस गन को कसकर पकड़े रही और इंतजार करने लगी कि थॉमस और बाकी लोग रास्ता खोलें ताकि वो भाग सके। मिरियम भी अपना शरीर ताने हुए थी, हर पल भागने के लिए तैयार। दूसरी ओर यूनियन यूनिवर्सिटी के वो 2 मैक इंजीनियर्स जो अब तक लगभग नजरअंदाज किए गए थे, अपने पास खड़े कम उम्र के कैडेट्स को देखकर उन्हें छोड़ने का मन नहीं कर पाए। जिस मैक इंजीनियर को जेसिका ने ऊपर खींचा था, उसने सिर झुकाकर धीमे से कहा, थैंक यू, डोंट मेंशन इट। जेसिका ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, हम ये मिशन के लिए कर रहे हैं। पेड़ का तना गिरने से ठीक 1 मिनट पहले चारों मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स ने पेड़ के नीचे जमा भेड़ियों को तेजी से साफ किया। फिर डायना और बाकी लोगों के साथ छलांग लगाए। चारों बैक टू बैक खड़े हो गए, डायना और दूसरों को बीच में घेरते हुए। सामने आती वुल्फ पैक की ओर गन्स तान दी और बेतहाशा फायरिंग करने लगे। 8 लोग धीरे धीरे नॉर्थ की ओर बढ़ने लगे। डायना बीच में चल रही थी, गन को कसकर पकड़े, हर तरफ चौकन्नी नजर डालते हुए। मिरियम के मुंह से लगातार चीखें निकल रही थीं, खूनी जबड़ों का भयानक नजारा और हवा में फैली तेज खून की गंध उसके होश उड़ा रही थी। बाकी दोनों मैक इंजीनियर्स भी डर से कांप रहे थे। केविन और बाकी 2 लोग घास में लेटे हुए थे। थॉमस और उसकी टीम को धीरे धीरे पेरीमीटर की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। जब वो आधे रास्ते तक पहुंच गए, केविन ने बिना आवाज किए होंठ हिलाए, उनकी बुलेट्स ऑलमोस्ट खत्म हैं, अटैक करो। तीनों ने तुरंत सेलिना द्वारा तैयार किए गए 3 मैक्स खोल दिए। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन इस पल पूरी तरह तनी हुई नसों वाले तीनों कैडेट्स साफ महसूस कर पाए कि अंधेरे में कुछ उड़कर निकला है, जिससे हवा के बहाव में हल्का सा बदलाव आया। अगले ही सेकंड नॉर्थ के आउटर सर्कल में खड़ा वुल्फ पैक आधे से ज्यादा ढीला पड़ गया। इसी गैप का फायदा उठाकर तीनों तेजी से थॉमस और बाकी लोगों की ओर दौड़ पड़े। डायना लगातार नॉर्थ की तरफ देख रही थी। केविन और दूसरों को आते देख सबसे पहले उसी की नजर पड़ी। भागने का रास्ता खुलता देख उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। सेलिना के मैक्स की वजह से दोनों टीमें बिना रुकावट मिल पाईं। यास्मिन ने नाइफ हाथ में लेकर एक एक कर झपकते भेड़ियों को गिराते हुए साफ शब्दों में कहा, हमारे पास सिर्फ 40 सेकंड्स हैं, जल्दी रिट्रीट करो। थॉमस और बाकी लोगों ने रफ्तार और बढ़ा दी। वुल्फ पैक ने गुस्से से दहाड़ लगाए, नॉर्थ का गैप फिर से बंद करने की कोशिश करते हुए। अंधेरे में छुपी हैटी ने एक मैक खोला और जो भेड़िए अभी अभी आगे बढ़े थे वो फिर से ढेर हो गए। गैप का फायदा उठाते हुए थॉमस और बाकी लोग और करीब आ गए। अब सिर्फ 30 मीटर्स बाकी थे। वुल्फ पैक पूरी तरह भड़क चुका था। दर्दनाक डरावनी दहाड़ों के साथ वो पागलों की तरह टूट पड़े। हैटी ने बचे हुए 2 कार्ट्रिजेस की ओर देखा, दांत भींचे और एक और खोल दिया। भेड़ियों का एक और झुंड गिर पड़ा। अब 20 मीटर्स। हैटी ने आखिरी कार्ट्रिज को मुट्ठी में कस लिया। रिचर्ड की गन से सेलिना सिर्फ 6 कार्ट्रिजेस बना पाई थी। 3 ब्रेक थ्रू के लिए, 2 टाइम डिले के लिए, एक 10 सेकेंड्स, 2 20 सेकेंड्स और उसके हाथ में बची ये आखिरी सिर्फ 30 सेकेंड्स। लेकिन सेलिना ने कहा था वो उन्हें 40 सेकेंड्स दिलाएगी, मतलब आखिरी 10 सेकेंड्स में सेलिना खुद एक्शन लेगी। हैटी डायना को बचाना नहीं चाहती थी,
लेकिन वो इन कैडेट्स को छोड़ भी नहीं सकती थी। पेड़ की चोटी पर छुपी लड़की ने जैसे ही वुल्फ पैक फिर से जमा हुआ, आखिरी कार्ट्रिज खोल दी। थॉमस और उसकी टीम एग्जिट से सिर्फ 10 मीटर्स दूर थे। इस पल शायद भारी नुकसान देखकर वुल्फ पैक पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। जान की परवाह किए बिना वो कैडेट्स पर टूट पड़े। थॉमस और बाकी सब कम ज्यादा जख्मी हो चुके थे। डायना ने देखा, जिंदगी का रास्ता बस कुछ कदम दूर है, लेकिन चारों तरफ भेड़िए और ज्यादा पागल और ज्यादा हिंसक हो गए थे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो किसी भी पल अंदर घुसकर उसे चीर डालेंगे। डायना की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक उसने आगे खड़े मैकेंजीनियर और कैडेट्स को जोर से धक्का दिया और खुद स्पीड बढ़ाकर एग्जिट की ओर भाग पड़ी। इस एक धक्के से जो 7 कैडेट्स किसी तरह फॉर्मेशन बनाए हुए थे, पूरी तरह लड़खड़ा गए। उनकी मजबूत टीम वर्क में दरार पड़ गई और वुल्फ पैक को हमला करने का मौका मिल गया। थॉमस और रिचर्ड लहूलुहान हो गए। अगर बगल में मौजूद लोग तुरंत भेड़ियों को न रोकते तो उनकी एक एक बांह उसी पल नोच ली जाती। जेसिका की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो डायना को वहीं गोली मारने ही वाली थी, लेकिन केविन ने उसे रोक लिया। हम उसके लिए जेल नहीं जाएंगे। जैसे ही डायना प्रोटेक्शन सर्कल से बाहर निकली, घात लगाए बैठे वुल्फ किंग ने उसे निशाना बना लिया। वुल्फ किंग ने क्रूरता से मुंह खोला और बिजली की तरह डायना की ओर झपटा। डायना को बस खून की बदबू महसूस हुई। उसने इंस्टिंक्ट में गन उठाकर गोली चलानी चाहिए, लेकिन वुल्फ किंग बहुत तेज था। वो उसकी स्पीड के साथ कदम ही नहीं मिला पाई। जब वुल्फ किंग उसके सिर को चीरने ही वाला था, क्रिटिकल मोमेंट में डायना ने पास खड़ी जेसिका को, जो थॉमस के ब्रेक थ्रू को कवर कर रही थी, अचानक खींचा और पूरी ताकत से उसे वुल्फ किंग की ओर धक्का दे दिया। फिर डायना बिना पीछे देखे भाग गई। कई यूनियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के चेहरे उड़ गए। जेसिका को वुल्फ किंग द्वारा निगले जाते देख अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक काली एरो आई। उसने वुल्फ किंग के काटने के एंगल को जरा सा मोड़ दिया। वुल्फ किंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई। जेसिका जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन तुरंत उठने की कोशिश की। उसी पल बेकाबू वुल्फ पैक उसकी ओर टूट पड़ा। थॉमस और बाकी लोग आंखें लाल किए उसे बचाने दौड़ना चाहते थे, लेकिन भेड़ियों ने उन्हें बुरी तरह जकड़ रखा था। जेसिका के चिथड़े उड़ते देखने ही वाले थे कि अचानक एक विप हवा में लहराई। वो उसकी कमर में लिपटी और उसे भेड़ियों के ढेर से खींचकर बाहर निकाल लिया। उसी समय चारों ओर स्मोक बॉम्ब्स फूट पड़े। सफेद धुएं के बीच थॉमस और बाकी लोगों को घेरे वुल्फ पैक को तेजी से साफ कर दिया गया। मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स कुछ देख नहीं पाए, बस एक ठंडी आवाज सुनी, लेट्स गो। बिना सोचे समझे उन्होंने बुरी तरह घायल तीनों मैकेनिक्स को पकड़ा और उस आवाज के पीछे पीछे पूरी रफ्तार से भागने लगे। थोड़ी दूर सलीना ने अपना बो समेटा और हैटी का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी स्टैमिना। बहुत ज्यादा पैम्पर्ड जिंदगी। जल्द ही थॉमस और बाकी लोग उन्हें कैच अप कर गए। सलीना ने हैटी की कलाई और कसकर पकड़ी। लड़की जोर जोर से हाँफ रही थी। सलीना की आंखों में गहरी काली चमक लहराई। सलीना कुछ सोच पाती उससे पहले ही एक काली परछाई उभरी। एक हाथ से उसने हैटी को उठा लिया और दूसरे हाथ से सलीना को खींचते हुए आगे दौड़ पड़ा। वो फ्रेजर था। सलीना जानती थी कि ये लड़का चुपचाप उसकी प्रोटेक्शन करता रहा है, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई। जान बचाकर निकले मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स के पास सवाल पूछने का टाइम ही नहीं था। पीछे से आती कर्कश दहाड़ें और पीछा करने की आवाजें उन्हें पागलों की तरह आगे भागने पर मजबूर कर रही थी। अब उनके पास कोई फायर पावर नहीं थी। अगर वुल्फ पैक ने फिर से पकड़ लिया तो इस बार सच में कोई बचने वाला नहीं था। और इसी वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स का एक पूरा समूह जेसिका को डायना द्वारा भेड़ियों के झुंड में धकेलते देख कैडेट्स का गुस्सा फूट पड़ा। ये औरत वहीं मर जानी चाहिए। अगर जिंदा बाहर आ गई तो सबसे पहले मैं ही इसे मारूंगा। एयरक्राफ्ट कहाँ है? अब तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया? एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम आ गई है। प्रिंसिपल ने नया भेजा है, लेकिन वो भी अर्लीस्ट डॉन से पहले नहीं पहुंचेगा। डैम इट, अभी सनराइज में 4-5 घंटे बाकी हैं। सप्लाईज खत्म हो चुकी हैं। ये लोग इतने टाइम तक कैसे टिकेंगे? उसी वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑस्वाल्डो अचानक खड़ा हुआ और ठंडी एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकल गया।
क्राइस्ट ने उस लंबे पतले सिलोएट को जाते देखा और उसका दिल सीने में डूब गया। अगर ओस्वाल्डो तक शांत नहीं बैठ पा रहा था तो इसका मतलब साफ था, सेलिना सच में खतरे में थी। पैट्रिक ने क्राइस्ट की ओर ठंडी नजर से देखा और एक एक शब्द जोर देकर बोला, अगर आज सेलिना को कुछ हुआ तो टर्नर फैमिली और पूल फैमिली किसी भी हद तक चले जाएंगी। पैट्रिक के ये शब्द सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल पूरी तरह जम गया। जंगल में सब लोग भेड़ियों की दहाड़ों के बीच जान बचाकर भाग रहे थे। खौफनाक आवाजें साए की तरह उनके पीछे लगी हुई थी। किसी में पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, बस भागते जाना था। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब उन्होंने एक छोटी सी धारा पार की तो पीछे से पीछा करता वुल्फ पैक अचानक अजीब तरह से रुक गया। उसी पल सेलिना की आवाज गूंजी, स्टॉप। फ्रेजर ने तुरंत रुककर हैटी को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। रिसर्च इंस्टीट्यूट के तीनों मैकेनिक्स तो पहले ही टूट चुके थे, जमीन पर गिरकर जोर जोर से उल्टियां करने लगे। कई कैडेट्स हाँफ रहे थे। साफ दिख रहा था कि उनकी फिजिकल लिमिट टूट चुकी है। सेलिना ने अपनी सांसें संभाली और उथली नदी के उस पार देखा। दूसरी तरफ वुल्फ पैक जमा था, घेरे में खड़े, दांत दिखाते हुए, क्रूर और गुस्से से भरी दहाड़ें निकालते हुए। लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। सेलिना की काली आंखें और गहरी हो गईं। हैटी दौड़कर आए और सेलिना का हाथ पकड़ लिया। सेलिना, आर यू ओके? फ्रेजर की गोद में रहने की वजह से उसे कोई चोट नहीं लगी थी। सेलिना ने उसके बालों पर हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आई एम फाइन। हैटी ने उसे जोर से गले लगा लिया। पास ही डायना पड़ी थी। वो बिना चोट के खड़ी सेलिना को घूर रही थी। उसकी आंखों में जहर और साजिश की चमक थी, लेकिन फिर भी उसने राहत की सांस ली। कम से कम उसकी अपनी जान बच गई थी। मिरियम पूरा कांप रही थी, आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ था। वो रोते रोते हंसने लगी, हम बच गए, अब हमें मरना नहीं पड़ेगा। बाकी दो मैकेनिक्स भी होश में आ चुके थे। उनके चेहरों पर भी खुशी की हल्की सी झलक थी, लेकिन उनके अलावा वहां मौजूद किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उल्टा माहौल और गंभीर होता जा रहा था। सेलिना ने भेड़ियों की ओर एक नज़र डाली, फिर नज़र हटा ली। हैटी, जाओ इंजर्ड कैडेट्स को मेडिसिन देने में मदद करो। हैटी तुरंत दवाइयां लेकर जख्मी कैडेट्स की तरफ बढ़ गई। थॉमस और रिचर्ड सबसे ज्यादा घायल थे। जेसिका की टांग जख्मी थी। बाकी सबके शरीर पर कहीं न कहीं खून लगा हुआ था। किस्मत अच्छी थी, उनके गियर बैग्स में एंटीबायोटिक्स और बैंडेजेस मौजूद थे। सबने जल्दी जल्दी एक दूसरे के जख्मों का इलाज किया। फ्रेजर ने सेलिना की विप उसे लौटाए और फिर आसपास के माहौल को चेक करने लगा। सेलिना भी दूसरी तरफ देखने चली गई। उसने बो से घास के बीच कुछ देर सर्च किया, फिर वापस मुड़ी। मुझे मिल गया। तुरंत फ्रेजर और कुछ कैडेट्स की नजरें उस पर टिक गईं। सेलिना की नजर एक एक थके हुए, खून से सने चेहरे पर गई। फिर उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये बेर है। एक पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। अगले ही पल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चारों लोगों के चेहरे फिर से स्याह पड़ गए। मिरियम ने चीखकर आरोप लगाया, यहाँ बेर भी है, तो फिर तुम हमें यहाँ क्यों लाए? सेलिना, तुम क्या सोच रही थी? क्या तुम जानबूझकर हम सबको मरवाना चाहती हो? हैटी की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने विप जमीन पर मिरियम के पैरों के पास जोर से मारी। पॉप, सेलिना के बारे में एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें वापस वुल्फ पैक में फेंक दूंगी और उन्हें तुम्हें खा जाने दूंगी। मिरियम डर के मारे सिहर गई। हैटी की आंखों में झलकती हत्या की चमक देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मुंह ढककर कांपने लगी। हैटी ने ठंडी सांस छोड़ी और नजर हटा ली। सेलिना ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा। उसका चेहरा अब भी शांत था। हम बेर के इलाके में घुस आए हैं। खून की गंध सूंघकर वो जल्द ही हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा। अब से अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई तो हम अलग अलग होकर अकेले काम करेंगे। केविन ने भौहें चढ़ाईं। आई ऑब्जेक्ट, मिस्टर न, हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। थॉमस आगे आया। यूनियन यूनिवर्सिटी की गलती में इनोसेंट लोगों को नहीं घसीटना चाहिए। मिस्टर न, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम आपको स्लो न करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि फ्रेजर एयरक्राफ्ट आने तक आपको और आपकी बहन को सेफ रख सकता है। यास्मिन ने अपनी नाइफ से खून पोंछते हुए कहा, आई एग्री। रिचर्ड ने गंभीरता से सेलिना को देखा। मिसेस एंडरसन, अगर यहाँ आपको कुछ हुआ
तो ब्रदर नाइट यूनियन यूनिवर्सिटी में तूफान मचा देगा। हमारी एल्मा माटर के लिए आपको अब और रिस्क नहीं लेना चाहिए। जेसिका ने भौहें सिकोड़ लीं। सलीना, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर इन दरिंदों के बीच दर्द झेलने की क्या जरूरत? पूरे जंगल के भेड़ियों से भले न निपट पाएं, लेकिन एक बैग को संभालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम और तुम्हारी बहन यहीं रुको, रास्ते में मत आओ। रिसर्च इंस्टीट्यूट के चारों लोग पहले समझ नहीं पाए कि ये मिलिट्री स्टूडेंट्स किस बात पर बहस कर रहे हैं, लेकिन ये सुनते ही सब समझ आ गया। ये लोग बैग को खुद रोकने वाले थे और सलीना के भागने के लिए टाइम खरीदना चाहते थे। डायना गुस्से से दहाड़ उठी। तुम्हारा मिशन मुझे प्रोटेक्ट करना है, सलीना को नहीं। थॉमस ने ठंडी नज़र से डायना की ओर देखा। मिस बैरेट, हमें हमारा मिशन याद है, लेकिन हमें ये भी याद है कि तुमने जेसिका को कैसे फंसाया था। डायना के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी विकृति आ गई। थॉमस ने होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, जब तक मुमकिन होगा हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम में से किसी एक के साथ भी कुछ हुआ तो वे मिशन अपने आप खत्म हो जाएगा। डायना ने जहर भरी नजरों से सलीना को घूरा। बाकी 3 मैकेनिक्स भी डर से सफेद पड़ गए। सलीना ने अपने सामने खड़े इन जवान मिलिट्री स्टूडेंट्स को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ट्रांस सा उतर आया। उसे बहुत पुराना एक दृश्य याद आ गया, जब उसने पहली बार बैटलफील्ड पर कदम रखा था। तब से ऐसी ही प्रोटेक्शन हमेशा उसके साथ रही थी। इन मासूम, अनुभवहीन चेहरों की परछाइयां धीरे धीरे उन जाने पहचाने चेहरों से मिलती चली गईं। सलीना को लगा जैसे वो समय में पीछे लौट गई हो। कितना भी पुराना क्यों न हो, ये सीन आज भी उसकी यादों में उतना ही साफ था। सलीना की आंखों में धीरे धीरे खून सी चमक उतर आई। उसने सामने खड़े 7 मिलिट्री स्टूडेंट्स को देखा, मुस्कुराई और बेहद शांति से बोल पड़ी, तुमने गलत अंदाजा लगाया। कई मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। सलीना ने बिना पलक झपकाए उन सभी युवाओं को देखा। साफ शब्दों में कहूं तो तुम्हें मेरे कारण घसीटा गया है। कोई मुझे मारना चाहता था, इसलिए कंपटीशन वेन्यू की पूरी सिचुएशन बिगड़ गई। तुम्हें इस खतरे से गुजरने की जरूरत ही नहीं थी। कई मिलिट्री स्टूडेंट्स के चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। सलीना की बातें सुनते ही साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के लोगों के चेहरे, जो अभी तक सफ़ेद पड़े थे, अब उम्मीद से भर गए। मिरियम ने हैटी की धमकी की परवाह नहीं की। वह गुस्से और नफरत से सलीना को घूरते हुए चिल्लाया, सलीना, तुमने खुद कहा है, हमें इस मुसीबत में तुमने फंसाया है, तो हमें बचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुम हमें छोड़कर अकेले भागने की कोशिश करोगी तो हम मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सलीना ने उसकी चीखों को अनदेखा किया और शांत आवाज में मिलिट्री स्टूडेंट्स की तरफ देखा। हमारे पास कोई फायर पावर नहीं है। उस बेर से निपटने के लिए हमें ऐसा वेपन बनाना होगा जो उसे मार सके। गन पाउडर सबसे अच्छा ऑप्शन है। केविन की भौहें हिल गईं। लेकिन हमारे पास गन पाउडर बनाने का सामान ही नहीं है। सलीना हल्के से मुस्कुराए, किसने कहा नहीं है? बीच पर शेल्स, वॉल्केनो से सॉल्टपीटर, जली हुई लकड़ी से चाकोल, ये सब गन पाउडर के अच्छे मटेरियल्स हैं। और अगर लक अच्छा रहा तो सल्फर भी मिल जाएगा। इन सब से हम आसानी से गन पाउडर बना सकते हैं। लेकिन जिस बैर से वुल्व्स तक डरते हैं वो बेहद खतरनाक होगा, और उसके लिए हमें बहुत सारा गन पाउडर चाहिए। इसलिए सबको अलग अलग एक्ट करना होगा। यास्मिन, तुम रिचर्ड के साथ हैटी को लेकर बीच जाओ और शेल्स इकट्ठा करो। जेसिका, तुम थॉमस के साथ साउथ ईस्ट जाओ और सल्फर ढूंढो। केविन, तुम 2 और क्लासमेट के साथ फॉरेस्ट में जाकर सॉल्टपीटर ढूंढो। और याद रखना, वुल्फ पैक से सावधान रहना। सलीना ने पूरी योजना बेहद सधे हुए अंदाज में बांटी। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन इतनी भरोसेमंद कि दिल से यकीन हो जाए। कई मिलिट्री स्टूडेंट्स कुछ पल के लिए सन्न रह गए। केविन ने भौहें सिकोड़ लीं। मिस टर्नर, और आप? सलीना ने हैटी को यास्मिन के हवाले कर दिया। साफ था कि उसका अगला कदम सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला था। सलीना ने सिर घुमाकर एक दिशा की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। बैर हमें इतना समय नहीं देगा कि हम आराम से उसे मारने का वेपन बना सकें। तो किसी को उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना ही होगा। सबने उसकी नज़र का पीछा किया। अंधेरे में एक विशालकाय काला साया, मानो छोटा सा पहाड़, बिल्कुल चुपचाप
लेकिन बेहद तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उस भयानक साए को देखते ही मिलिट्री स्टूडेंट्स की पुतलियां सिकुड़ गईं, सांसें जैसे थम सी गईं। रिसर्च इंस्टीट्यूट के चारों मैकेनिक्स को भी कुछ अनहोनी का एहसास हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगे, शरीर अकड़ गया, जैसे हिल भी न पा रहे हों। उसी समय जो मिलिट्री स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले अलग हुए थे, उन्हें केविन और उसकी टीम के खतरे में होने की खबर मिली और वे दौड़ते हुए वापस आ गए। सिर्फ यूनियन यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि 6th डिस्ट्रिक्ट के कई लोग भी लाइव ब्रॉडकास्ट देखने जुट गए थे, क्योंकि सलीने की पहचान एक जीनियस मैकेनिक के रूप में सामने आ चुकी थी। ऑनलाइन व्यूअर की संख्या डरावनी हद तक पहुंच गई। जब वो भयानक आकृति स्क्रीन पर दिखाई दी, हर कोई दहशत में सांस रोक बैठा। बिना फायर पावर के ऐसे प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर के सामने मिस टर्नर तो मर ही जाएंगी, है ना? बकवास बंद करो, फ्रेजर है वहाँ, वो किसी को मरने नहीं देगा। मैंने अभी मिस टर्नर के बारे में सर्च किया और शॉक में हूँ। अब समझ आया कि लोग उसे हटाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं। क्या लाइव स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षर उभरे, मिस टर्नर, टर्नर फैमिली की यंगेस्ट डॉटर, सिटी की नंबर 1 स्कॉलर, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस कंपटीशन की ओवरऑल चैंपियन, कैपिटल यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी की एयर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट, फिजिक्स वर्ल्ड की राइजिंग स्टार और अभी अभी एक और टाइटल जुड़ा, एच कंट्री की नंबर 1 मैकेनिक। हर टाइटल के साथ लाइव देख रहे मिलिट्री स्टूडेंट्स और ज्यादा सन होते चले गए। ओ गॉड, सलीना इतनी पावरफुल है। ये बात तो बाहर तक फैल चुकी है, बस यूनियन यूनिवर्सिटी को ही पता नहीं था। तो मिस टर्नर को कुछ भी हुआ तो एच कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिलिट्री स्टूडेंट्स को विरोध करने का मौका तक नहीं मिला। वो विशाल जानवर अपने भारी शरीर के बिल्कुल उलट बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ा और पल भर में सबके सामने आ खड़ा हुआ। वो एक ब्लैक बेयर था। उसका शरीर किसी इमारत जितना भारी, हाथ पैर इंसान के सिर से भी बड़े। उसके 10 पंजे दरांती की तरह चमक रहे थे। खून से सना उसका मुंह खुला हुआ था और दूर से ही उसकी गर्म सांसों और गहरी गुर्राहट में खून की बदबू महसूस हो रही थी। डायना सिहर उठी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के तीनों मैकेनिक्स तो कब के डर से जड़ हो चुके थे। मिलिट्री स्टूडेंट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। वे अनजाने में अपने हथियार और कसकर पकड़ने लगे। सलीना की काली आंखों में हल्की लहर उठी। उसने अपना लंबा विप घुमाकर सीधे बेयर के चेहरे पर वार किया। क्रैक! विप लोहे की सुई की तरह उसके चेहरे पर पड़ा, चिंगारियां उड़ गईं। बेयर दर्द से दहाड़ उठा। खून से सना चेहरा और खुला मुंह लिए वह सीधे सलीना पर झपटा। हैटी, हट जाओ! सलीना तेजी से पीछे हटी। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी, इसलिए ओस्वाल्डो की ट्रेनिंग में स्पीड और एजिलिटी पर जोर दिया गया था। बेयर तेज था, लेकिन सलीना उससे भी तेज थी। इस हालात में जब वह बेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, हैटी का पास रहना सिर्फ और खतरनाक था। हैटी ने सलीना की बात मानी और तुरंत सुरक्षित दूरी की ओर भाग गई। गुस्से से पागल बेयर झुका और पूरी ताकत से सलीना की तरफ चार्ज किया। चारों ओर डर का सन्नाटा फैल गया। मिलिट्री स्टूडेंट्स ने तुरंत हथियार उठाए और दौड़ पड़े। रिसर्च इंस्टीट्यूट के चारों लोग चीखते हुए पीछे छिप गए। उनकी आंखें डर से कांप रही थीं। डायना एक तरफ बचते हुए सलीना पर नजर रखे हुए थी, वही सलीना जो जानबूझकर बेयर की नफरत अपनी ओर खींच रही थी। डायना की आंखों में जहरीली चमक थी। सच में बेयर बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर सलीना यहीं मर गई तो ये बुरा नहीं होगा। इस कंपटीशन में डायना का प्रदर्शन खराब रहा था। मिलिट्री स्टूडेंट्स पहले ही उससे नफरत करने लगे थे। बाहर जाते ही उससे जरूर हिसाब लिया जाता, लेकिन अगर सलीना मर गई तो एच कंट्री की नंबर 1 मैकेनिक वही रहेगी। सेक्रेड पर्ल पूरी तरह उसी की हो जाएगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट और शॉ फैमिली दोनों हर हाल में उसका साथ देंगे। डायना की आंखों में अजीब सी चमक आई। वह चुपचाप हैटी की दिशा में खिसकने लगी। बूम! बेयर के गुस्से में केविन और रिचर्ड हवा में उछलकर दूर जा गिरे। बाकी मिलिट्री स्टूडेंट्स भी मुश्किल में पड़ गए। अगर सलीना और फ्रेजर न होते तो आज सबका सफाया तय था। बेयर अपना शिकार पकड़ नहीं पाया और ज्यादा बौखला गया। वह झुका, सामने खड़े फ्रेजर को अवॉइड किया और अचानक मुड़कर साइड में छिपी हैटी की तरफ दौड़ पड़ा। हैटी को खतरे का एहसास हुआ और वह भागी, लेकिन वह कितनी भी तेज क्यों न हो, अपने से 10 गुना बड़े बेयर से तेज नहीं हो सकती थी।
पल भर में बै उसके पीछे था, खून से सना मुंह खोलकर सीधे उसे काटने के लिए झपटता हुआ। आह! रिसर्च डिपार्टमेंट के तीनों मैकेनिक्स दहशत में चीख पड़े। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मौजूद अनगिनत लोग बेबस होकर खड़े हो गए, सिर की त्वचा तक सिहर उठी। ठीक उसी नाजुक पल में एक परछाई बगल से बिजली की तरह दौड़ी आई और हैटी को जोर से धक्का देकर दूर गिरा दिया। बै का हमला बस बाल बाल चूक गया। यास्मिन ने हैटी को जकड़ लिया और दोनों जोर से जमीन पर गिर पड़े। जो शिकार बै के मुंह तक पहुंचने ही वाला था, वो पल भर में छिन गया। बै गुस्से से दहाड़ उठा और अपने दरांती जैसे पंजे उठाकर वार करने लगा। उसका पंजा यास्मिन की पीठ पर ऐसे चीरता हुआ निकला जैसे टोफू काट दिया हो। वह एक और कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक एक तेज, लंबा विप उसके पंजे में लिपट गया और जोर से खींच गया। बै संतुलन खो बैठा, गुस्से से दहाड़ा और सीधे सलीना की तरफ टूट पड़ा। सलीना ने फुर्ती से वार टाला। उसकी टोपी उड़कर गिर गई और काले, रेशमी बाल झरने की तरह बिखर गए। यास्मिन की खून से लथपथ पीठ और हैटी का सहमा हुआ चेहरा देखकर सलीना की आंखों में एक कठोर दृढ़ता चमकी। उसने पूरी ताकत से विप घुमाकर बै की गर्दन में फंसा दिया और अपने पतले शरीर के साथ उसके कंधे पर छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद हर इंसान की सांस अटक गई। ठंडी चांदनी में खुले बालों वाली वो लड़की मानो बादलों पर खड़ी हो, आंखें ठंडी, नजरें निर्दयी। उसने अपने नाजुक हाथों में पकड़े 2 चाकू उठाए और पूरी ताकत से बै की आंखों की ओर घोंप दिए। उस पल जैसे वक्त थम गया। बिना किसी हिचकिचाहट के सलीना ने चाकू खींच लिए। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। हर कोई उस खून से सनी, भयानक निगाहों वाली लड़की को घूरता रह गया। अगले ही पल पूरे जंगल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। पागल हो चुके बै ने सलीना को अपने कंधों से उछाल दिया। फ्रेजर ने उसे हवा में ही पकड़ लिया, उसकी कलाई थामी और दौड़ पड़ा। बै गुस्से से दहाड़ता हुआ उनके पीछे टूट पड़ा। हैटी इंस्टिंक्टिवली उनकी तरफ दौड़ने लगी, लेकिन केविन ने उसे रोक लिया। केविन का चेहरा पीला था, लेकिन आवाज अब भी स्थिर थी। मिस टर्नर हमारे लिए टाइम खरीद रही हैं। अभी हमें प्लान फॉलो करना है और बै को मारने के लिए जरूरी चीजें जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा करनी है। एक पल की भी देरी किए बिना कई मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट सलीना द्वारा तय की गई दिशाओं में मुड़ गए और पूरी रफ्तार से निकल पड़े। डायना ने उन्हें जाते देखा और ठंडी आवाज में पूछा, अगर तुम सब चले गए तो हमारा क्या होगा? हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? थॉमस ने बेरुखी से उसकी ओर देखा। मिस टर्नर बै को अपने साथ ले गई हैं। ये जगह सेफ है, आप यहीं छिप सकती हैं। डायना का चेहरा सख्त हो गया। अगर वुल्फ पैक आ गया तो, या यहाँ कोई और बै हुआ तो? तुम्हारा काम हम चारों को प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ सलीना को नहीं। थॉमस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। रिमाइंडर के लिए थैंक्स, मिस बैरेट। हम लौटकर अपनी पनिशमेंट खुद एक्सेप्ट करेंगे। डायना का चेहरा नफरत से बिगड़ गया। वह उन मिलिट्री स्टूडेंट्स को घूरती रही जो बिना पीछे देखे उन्हें छोड़कर जा चुके थे। ओ माय गॉड, अभी जो हुआ वो बिल्कुल रियल लाइफ ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसा था। ब्यूटी एंड द बीस्ट तो था, लेकिन अब वो बीस्ट पूरी तरह पागल हो चुका है और ब्यूटी को चीर डालना चाहता है। मैं उस सीन से सच में डर गया था। बै के सिर पर सीधे चढ़ जाना, उसकी हिम्मत तो देखो। यकीनन बै भी कंफ्यूज हो गया होगा। डायना कितनी शेमलेस है। मदद नहीं करनी तो कम से कम दूसरों को ड्रैग डाउन तो न करे। फ्रेजर सलीना का हाथ पकड़े बेतहाशा दौड़ रहा था। ब्लैक बै बेहद करीब से उनका पीछा कर रहा था। उसकी गूंजती दहाड़ हवा में कांप रही थी। सलीना हौंफ रही थी, लेकिन उसकी काली आंखें अब भी शांत और ठंडी थीं। वह तेजी से आसपास का जायजा ले रही थी और फ्रेजर को रास्ता बता रही थी। लेफ्ट, उसने चिल्लाकर कहा। एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस सोल्जर होने के नाते फ्रेजर ने हर तरह की कठोर ट्रेनिंग झेली थी। अगर वह अकेला होता तो इस हालात से निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन सलीना नाजुक थी, स्टैमिना कम था, ऊपर से उसे अपनी सिस्टर और बाकी स्टूडेंट्स की भी चिंता थी। उन्हें कोई अलग रास्ता निकालना ही था। मोड़ मुड़ते ही सलीना ने विप एक बड़े पेड़ के तने में लपेटा और खुद को ऊपर झुला लिया। वह तने पर बैठ गई, उसका पतला शरीर हल्का सा झूल रहा था। उसने विप फ्रेजर की बाह में लपेटी। फ्रेजर ने लंबे पैरों से जोर लगाया और तुरंत ऊपर चढ़ गया। उसी वक्त ब्लैक बेयर पेड़ के नीचे पहुंच चुका था और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। सलीना तने पर लेट गई।
सीने का दर्द थोड़ा कम होते ही वह 2-3 बार खांसी। बे दहाड़ रहा था और अब बहुत पास आ चुका था। सलीना ने whip घुमाया, पास वाले दूसरे पेड़ में फंसाया और खुद को हवा में झुला दिया। उसी तरीके से उसने फ्रेजर को भी खींच लिया। बे हवा में उनके पीछे नहीं जा सकता था। वह गुस्से से दहाड़ा और नीचे उतरने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर सलीना ने धीमी आवाज में कहा, उन्हें मटेरियल्स लाने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। हर बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। एक पागल बैर के सामने साधारण पेड़ ज्यादा देर टिक नहीं सकते। इसलिए सलीना जानबूझकर ऐसे रास्ते चुन रही थी जहां घनी वेजिटेशन और पास बड़े पेड़ हों। ऐसी लाइफ सेविंग जगह हर बार मिल जाए, ये जरूरी नहीं। फ्रेजर ने नीचे के पेड़ को देखते हुए कहा, आधे मिनट में ये फिर ऊपर आ जाएगा। सलीना ने अपनी उंगलियों से खून पोंछा। कोई बात नहीं, हम वापस उस पेड़ पर जा सकते हैं। फ्रेजर एक पल को हिचकिचाया। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सवालों की बाढ़ आ गई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये सीन तो मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है। हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। बेस को ऐसे बुली भी नहीं करना चाहिए। बेर की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसके पास उड़ने के लिए पंख नहीं है। ब्रिलियंट, विल्डरनेस सर्वाइवल का नया स्किल सीख लिया, लेकिन ये स्किल सिर्फ मिस टर्नर ही यूज कर सकती हैं। ऐसा whip कंट्रोल हर किसी के बस का नहीं। जैसे ही बेर फिर से ऊपर चढ़ने वाला था, सलीना फ्रेजर के साथ वापस उसी पेड़ पर पहुंच गई जहां वे पहले थे। बेर को शिकार की गंध दूसरी तरफ महसूस हुई। वह गुस्से में पेड़ से चिपक कर दहाड़ा, फिर नीचे उतरने लगा। फ्रेजर ने भौहें सिकोड़कर सलीना की तरफ देखा। तुम ऐसे ही 3 घंटे वेस्ट करने वाली हो। सलीना ने हल्की सी सांस भरी। काश हम 3 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर पाते। बेर की स्मेल हंटिंग डॉग से 7 गुना ज्यादा तेज होती है। मेरा शरीर उसके खून से भरा है, मैं उसका पहला टारगेट हूँ। लेकिन जब उसे लगेगा कि फिलहाल वो मुझे पकड़ नहीं सकता, तो एक्सट्रीम हंगर में वह इंस्टिंक्टिवली किसी और के पीछे जाएगा। दुर्भाग्य से ये विंटर का मौसम था, हाइबरनेशन से पहले का समय, जब बेर सबसे ज्यादा भूखे होते हैं। अगर ये बेर यहाँ से निकलकर किसी और से टकराया तो क्या होगा, सोचना भी डरावना था। जैसा कि अंदेशा था, 3 बार ऐसा आने जाने के बाद बेर बेचैन होने लगा। वह धीरे धीरे मुड़ा, जैसे किसी और का पीछा करने वाला हो। खुशकिस्मती से थोड़ी देर आराम करने के बाद सलीना की ताकत लौटने लगी। वह खड़ी हुई, हाथ छाड़े और फ्रेजर से बोली, इस बार रिवर की तरफ चलते हैं। इतना कहते ही सलीना सबसे पहले पेड़ से नीचे झूल गई।